आज का पहला सवाल है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः भाज्य है। अब जो संख्या इन सभी संख्याओं से विभाज्य होना चाहता है उन संख्याओं को इस सब के एलसीएम से भी विभाज्य होना चाहिए। तो पहले इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6 और अब हो गया 4 पंचे 20 दिया 60। एलसीएम 60 हो गया। अब 60 का कौन कौन गुणज 200 और 600 के बीच है वो देख लेते हैं। तो 240 60 गुना 4 करने पर आएगा 240। उससे पहले 180 होगा तो वो 200 से कम हो गया। 240 300 360 420 480 540 और 600। लेकिन इस 600 को हम लोग बाहर रखेंगे। जब उसने कहा है कि 200 और 600 के बीच, तो 600 से छोटी होनी चाहिए संख्या और 200 से बड़ी होनी चाहिए। इसको बाहर रखेंगे। बाकी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो आंसर हो गया 6। ये सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 729 व 900 जिससे लिखा है इसने जिससे 729 व 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 व 5 शेष बचता हो। जब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करने के लिए कह रहा है जिससे 729 में भाग दिया जाए तो 9 शेष बचे। तो 9 शेष बचने का मतलब कि 720 को पूरी तरह से विभाज्य कर दे। अगर 720 को पूरी तरह से विभाज्य कर देगा जो संख्या, उस संख्या से अगर और अगर अगर वो संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है वो 9 से बड़ी हो, ये जरूरी है, तो उस स्थिति में जो शेष है 9 बचेगा। और 501 901 में शेष 5 बचने चाहिए। तो इसका मतलब 901 माइनस 5 896। 896 को पूरी तरह से विभाज्य कर दे। तो हमें एक्चुअल में 720 और 896 को पूरी तरह से विभाजित करने वाला संख्या सबसे बड़ी संख्या कोई ना है, और वो सबसे बड़ी संख्या होगा इन दोनों का HCF, महत्तम समापवर्तक। तो फाइंड कर लेते हैं। ऐसे भाग विधि से फाइंड करते हैं। अगर दो संख्या का महत्तम निकालना हो, कैलकुलेट करना हो, तो भाग विधि ज्यादा बेटर होता है। तो ये 720 6 7 1 176, ये 720, ये 2 बचेगा ना, ठीक है ना। से 6 7 1 176, बिल्कुल 700 176 इधर 720 कितना 5 से लगेगा, 4 से लगेगा, 3 से लगेगा। एक बार 776 में 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। 18 7 21 1 22 3 1 4 3 से तो मात्र 400। अच्छा 4 से करके देख लेते हैं। बच्चों को 24 4 से भी नहीं 5 से लग सकता है इसमें। 5 से 6 पंजे 30, 7 पंजे 35 3 38 3 1 बजे 5 3 8। नहीं हुआ, वो 880 हो गया। तो अब 4 से ही करना होगा। 4 से कितना हो रहा है, तो 24 4 7 चौको 28 2 30 जीरो हासिल 3 1 चौको 4 3 7 704 हुआ, ये बच गया 16। और इधर आएगा 176, और 176 एक 16 एक 16 11 पूरी तरह से भाग लग गया। इसका मतलब 16 आपका HCF हो गया। HCF ऑफ 720 और 896 का HCF हुआ 16। तो 16 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा इन दोनों में। तो जब 729 में 16 से भाग दिया जाएगा तो 9 शेष बचेगा, और जब 901 में 16 से भाग दिया जाएगा तो 5 शेष बचेगा। तो आंसर हुआ इस तरह से 16। अब ये सवाल, एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी। ट्रेन का स्पीड उसने दे दिया है, साथ में किसका प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है, और ट्रेन का लंबाई नहीं दिया है। ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है। तो स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, और बदलने का तरीका 5/18 से गुना करना, कि 72 गुना 5/18। ये तो याद रहता है सब लोगों को कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, और जब मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। ये सिंपल बात है। ये आया कैसे? तो बस ऐसे आ गया। जैसे अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ और मीटर प्रति सेकंड में आना है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो 3600 हो गया। ये 2×5 = 10, 5×10 18×36 हो गया 5/18 मीटर। जब आ गए मीटर प्रति सेकंड में, और इसी का का रिवर्स हो जाएगा। जब मीटर मीटर प्रति सेकंड में तो ये दिया होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होगा तो इसका उल्टा 18/5, तो इस तरह से। तो यहाँ कितना हो रहा है? 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकंड हमको यहाँ पर चाल मिल गया। यहाँ इसीलिए आना पड़ा कि जो आगे का जो भी लंबाई है और वो मीटर और सेकंड में है, और इधर चाल उसने किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा था, तो वहां से हम लोग आ गए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल पर। अब ट्रेन को कितना दूरी तय करना है? 200 मीटर जितना प्लेटफॉर्म है और जितना ट्रेन का लंबाई है, और इतना दूरी तय करने में समय लगता है 22 सेकंड। चाल अच्छा ये दूरी है और ये चाल है, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, दूरी बटे चाल बराबर समय, समय है 22 सेकंड। और अब ये हो गया 200 + x बराबर ये 20, और ये 22 को गुना हो जाएगा, जो नीचे में होता है उसका ऊपर में गुना होता है, ऊपर में इधर दूसरी साइड में, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 20। और जब 22 गुना 20 करेंगे इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो 200 + x बराबर 22 गुना 20, 22 गुना 44, 440। तो इस तरह से यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 440 माइनस 200, ये जो प्लस में है तो माइनस में जाएगा, इस तरह से x बराबर 240। तो यही हुआ ट्रेन की लंबाई। हम लोगों ने ट्रेन की लंबाई को x माना हुआ है, तो इसका आंसर हो गया इस तरह से। अब ये सवाल है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को 3.7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? अगेन एक बार फिर से हम लोग वही करेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। सेम पिछला सवाल ही है, इसमें कुछ नया है नहीं। 360 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल दिया हुआ है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 360 गुना 5/18, 18 गुना 36, 20, 20×5 100, 100 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन का चाल हो गया। जब चाल हो गया तो दूरी कितना तय तय करना है इसको, तो जितना रेलगाड़ी की लंबाई है, चूंकि खंभे की लंबाई को हम लोग नेग्लिजिबल लेकर के चलते हैं, इस खंभे का लंबाई या रेल का लंबाई, रेल का नहीं, रेल का लंबाई तो जो होता है अगर किसी आदमी को क्रॉस कर रहा होता है ट्रेन, तो आदमी का लंबाई, इस चीज़ को नेग्लिजिबल लेकर के चला जाता है, उसको कुछ भी काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई x/100, दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल होता है समय, और समय दिया हुआ है 3.7, तो x को x बराबर, तो ये 100 है ना, हाँ 100, तो 3.7 गुना 100, ये गुना करके कितना होगा 370 हो जाएगा, 370 हो जाएगा, तो हो गया इसका आंसर 370 मीटर। तो मीटर में पूछ भी रहा है तो मीटर इसलिए यहाँ देना जरूरी नहीं था, वहाँ मीटर में पूछ रहा है। अब ये सवाल, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक ही दिशा में चल रही है। ये महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर एक ही दिशा में। अगर एक ही दिशा में चले तो जो सापेक्ष गति होता है वो अधिक स्पीड वाले ट्रेन से माइनस किया जाता है कम स्पीड वाले ट्रेन में। तो यहाँ पर अच्छा, दूसरी बात, हम लोग को आगे मीटर और सेकंड में बात करना है। मीटर में ऑप्शन है और सेकंड में यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो मीटर और सेकंड में आना है तो यहाँ चाल को भी मीटर और सेकंड में ले आया जाए। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 गुना 5/18, ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 36 गुना 5/18, 36 का करना भी नहीं था, 72 का आधा हो जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ये चाल हो गया। अच्छा, अब सापेक्ष गति चूंकि हम लोग को निकालना है तो 20 - 10, तो सापेक्ष गति यहाँ क्या हो जाएगा, सापेक्ष गति
सापेक्ष गति हो जाएगा 20 - 10 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो एक्चुअल में 10 मीटर प्रति सेकंड के दर से ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी। और ये सापेक्ष गति में जो जिसका अधिक रहता है वो क्रॉस करेगी 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, और 5 सेकंड में क्रॉस करेगी। तो अगर चाल ये हो गया तो 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? 50 सेकंड। तो वही होगा उस ट्रेन का लंबाई। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, पीछे जैसे लिखे थे कि x बटे जो भी लंबाई है बटे चाल 10 बराबर जो टाइम लगेगा। अब x बराबर 5 × 10 50 मीटर, मीटर में आ रहा है यहाँ पर। अब ये सवाल है, यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई कितने मीटर होगी? फिर वही बात, एक गाड़ी की लंबाई, एक ही गाड़ी है उसका लंबाई हम लोग मान लेते हैं x। तो अगर गाड़ी की लंबाई x मान लेंगे तो रेलगाड़ी को इस स्टेशन, पहले वाले स्टेशन को पार करने में कितना दूरी तय करना होगा? स्टेशन का लंबाई प्लस गाड़ी का लंबाई। और अगर उसको डिवाइड कर दे किससे, जितना समय लग रहा है, तो इससे चाल निकल आएगा। फिर 120 प्लस 120 मीटर की स्टेशन लंबाई, गाड़ी की लंबाई, और ये पार करने में लगने वाला समय से डिवाइड कर दिए तो ये चाल निकल के आ गया। अब एक ही ट्रेन है, एक यहाँ पर स्पीड बता रहा है कितना 162 प्लस x बटे 18, यहाँ से स्पीड बता रहा है 120 प्लस x बटे 15। अब स्पीड अलग अलग तो नहीं है, स्पीड से एक ही गाड़ी का अलग अलग स्पीड तो होगा नहीं, इन दोनों को सेम हो जाना होगा। तो कर देते हैं सेम, 120 प्लस x बटे 15। अब यहाँ इसको कैसे एग्जीक्यूट करें? तो जो नीचे में होता है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आता है। ये तरीका यहाँ हम लोगों का काम करता है, तो कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो जो नीचे क्या होता क्या है कि बराबर के दो साइड में अगर हो तो जैसे ये 18 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले और नीचे वाले में जो कैंसिल होने वाला है वो होगा। तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं पहले ही, 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15। अब ये 5 से इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई होगा, 5 162 प्लस x, और ये जो 6 है इसमें इस ऊपर वाले से 6 गुना 120 प्लस x, और अब इसको लिखते हैं 5 गुना 162 कितना होगा? 5 गुना 162, 5 गुना 10, 6 × 5 = 30, 1 31, 3 1 बचा 5 3 8, 810 प्लस 5x बराबर 6 गुना 20, 12 × 6 = 72, 720 प्लस 6x। अब यहाँ पर 810 रहने देते हैं, इस 720 को इस साइड ले आते हैं तो क्या होगा? ये 820 - 720, और ये 6x उस साइड है और 5x को इस साइड से ले जाते हैं माइनस में 5x। तो 820 माइनस 810 है ना, 810 - 720 90, और ये 6x - 5x तो x - 5x तो x, तो इट मीन्स x बराबर 90। तो ये x क्या है? ट्रेन का लंबाई, ट्रेन की लंबाई को हम लोग x माने हुए हैं। तो और ट्रेन का लंबाई वो पूछ भी रहा है, वो 90 मीटर हो गया, मीटर में पूछ रहा है तो हो गया 90 मीटर। अब ये सवाल है या मिश्रण का सवाल। एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया जाता है, मिलाया जाए तो दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है? 3 और 2 के अनुपात में है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 3x दूध है और 2x लीटर पानी है। पानी को 4 लीटर पानी और बढ़ा दिया इसमें, और 4 लीटर पानी बढ़ाने के बाद क्या हो गया कि दूध और पानी समान मात्रा में हो गया, बराबर हो गया। तो 3x लीटर दूध है, और जब 2x लीटर पानी पहले से था उसमें 4 लीटर पानी और डालने से क्या हुआ कि ये दोनों बराबर हो गया, समान मात्रा में बराबर हो गया। अब क्या होगा? इधर इसको ले आएंगे 3x - 2x, तो x बराबर 4, तो x का वैल्यू मिल गया। तो x का वैल्यू मिल गया तो हो गया दूध का मात्रा, दूध बराबर 3 गुना 4 बराबर 12 लीटर। तो इसमें 12 लीटर दूध है। ये सवाल है।
दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। तो 5:3 का मतलब कि जब 5 लीटर दूध होगा तो 3 लीटर पानी। अब देखते हैं, यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए, टोटल 20 लीटर मिश्रण था पहले, उसमें से 4 लीटर को माइनस कर देते हैं, इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। जब 4 लीटर बाहर कर लेंगे तो 16 लीटर बचेगा। 16 लीटर में दूध कितना होगा और पानी कितना होगा, तो ये रेशियो से देख करके 5 गुना 10 3 गुना 6, तो 10 लीटर दूध होगा और 6 लीटर पानी होगा 16 में। अब अब जो मिश्रण है उसमें 4 लीटर क्या डाल रहे हैं, दूध को मिला रहे हैं। तो दूध कितना भर के हो जाएगा, तो 10 + 4 14 लीटर दूध, पानी तो वही रहेगा 6 लीटर। रेशियो कितना है 14 और 6 में, तो 14 और 6 में 2 से कैंसिल हो गया, 7:3, तो 7:3 का रेशियो हो गया, अनुपात 7:3 का अनुपात। अगला सवाल है, 66 किंगरा मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है, कितना पानी मिलाया गया है, तो 5:1, 5x दूध प्लस 1x मतलब x पानी, और मिला के 66 हो रहा है, 6x बराबर 66, तो x बराबर 66/6, 66/6 मतलब 11, और x ही होगा पानी, इसमें बाकी दूध होगा, तो 55 लीटर दूध और 11 लीटर पानी। तो पानी का मात्रा पूछ रहा है, तो पानी का मात्रा 11 किंगरा। अच्छा, यहाँ किलोग्राम में है, सब कुछ किलोग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तब इस बार ऑप्शन में ही जो कुछ है 2:1 हो सकता है क्या, 2x + x बराबर 12, तो x बराबर 2 3x, 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3 बराबर 4, और इस हिसाब से 4 दूना 8 और 4 हो सकता है, 3:1, तो 3x + x बराबर 12, ये 4x, x बराबर 12/4 बराबर 3, तो ये कितना हो गया 9 और 3, तो यहाँ का मतलब फर्स्ट वाले से मतलब हुआ कि 8 से 7 क्या है, गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए, तो पहला सेट टूटा हुआ, बिना टूटा, ऐसा हो सकता है कि 8 को टूट गया 4 को बच गया, ये भी हो सकता है कि 9 को टूट गया 3 को बच गया, ये भी हो सकता है कि 7 को टूट गया 5 को बच गया 12 को में, है ना, 7:5 अनुपात का रेशियो। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 को टूट गया 2 को बच गया, ये तो हो सकता है। इधर हम लोग टिक करते हैं कि हाँ हाँ हो सकता है, हाँ यहाँ भी हो सकता है, हाँ यहाँ भी हो सकता है। क्या ये हो सकता है, देख लेते हैं। 3x + 2x बराबर 12, तो 5x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो गया 12/5, तो x बराबर 5 दूना 10, 2 12 5 20, 2.4, x का वैल्यू रखेंगे तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 6.8, और यहाँ से 6.8 होगा, 3 गुना 2.4 करेंगे ना, यहाँ कहाँ करें, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, 3 गुना 2.4, तो 4 तिया 12, 2 3 6 1 7 7.2, और फिर 2 गुना 2.4, तो 4 दूना 8, 4 4.8, 4.8 और 7.2 मिला करके तो 12 हो रहा है, वो तो होना भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये कि ये क्या मतलब है इस बात की, 7.2 को गिलास टूट गया और बाकी गिलास बचा हुआ है, इस बात का भी कोई मतलब है कि 4.8 को गिलास सही बचा सलामत है, या तो पूरा का पूरा गिलास सही सलामत होगा, या जरा सा भी टूट गया तो टूट गया। तो यहाँ मतलब ये है कुल मिलाकर कहना कि ये जो भी होगा वो पूर्णांक संख्या में होगा, जो अंतिम रिजल्ट होना है वो दशमलव में नहीं जाएगा, या तो पूरा का पूरा ग्लास बचा रहेगा, या टूट गया तो टूट गया। तो इस तरह से इसमें यूं ही हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये इतना मुश्किल सवाल है नहीं, ये हम समझते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा बहुत पहले। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।